उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे किसी भी ऑपरेशन हो, कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे हार्ट का हो, लिवर का, किडनी का हो, कोई भी ऑपरेशन हो, तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसी प्रकार से सीजेरियन में भी पोस्ट ऑपरेटिव केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि मदर को बच्चे को फीड भी देना होता है, बच्चे को गोदी भी लेना होता है, तो सीजेरियन में थोड़ा इन चीज़ों की थोड़ी दिक्कत आने की संभावना होती है। मतलब एक एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, दैट्स ऑल। बाकी सेफ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी तरीके की, अगर डॉक्टर ठीक है। अगर डॉक्टर्स ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं होती, सीजेरियन में भी कोई दिक्कत नहीं होती आजकल, क्योंकि आजकल बहुत एडवांस टेक्निक हो गई है, हम मेडिकली बहुत ग्रो कर चुके हैं, तो इस कारण से सीजेरियन एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। पहले क्या था कि सीजेरियन को बहुत बड़ा इशू माना जाता था, सीजेरियन है मतलब बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। लेकिन आजकल के टाइम में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि सीजेरियन बहुत आसान तरीके से हो जाते हैं आजकल, बड़ी एडवांस्ड टेक्निक्स आ गई हैं, इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे आ गए हैं, तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो दिस वाज ऑल अबाउट सीजेरियन। सर इससे ब्रेन पे कुछ इफेक्ट पड़ता है? किस पे? सर चाइल्ड का जो ब्रेन है उस पे कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या इससे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। सीजेरियन से चाइल्ड के ब्रेन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मेंटल रिटार्डेशन होने की कोई संभावना नहीं होती। क्यों? क्योंकि ब्रेन पे तो प्रेशर पड़ने का बात ही नहीं होती ना, सिर्फ फोर्सेप डिलीवरी में दिक्कत आती है, क्योंकि फोर्सेप डिलीवरी में जो फोर्सेप्स हैं वो बच्चे के यहाँ फोरहेड पे लगा के उसको पुल किया जाता है, फोरहेड पे, टेम्पल के साइड में, यहाँ पे, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जब लगता है तो यहाँ स्कल सॉफ्ट होता है स्टार्टिंग में बच्चे का, तो इस वजह से डैमेज होने की संभावना हो जाती है। वो भी अगर ठीक से लगाया जाए तो भी कुछ दिक्कत नहीं आती, क्योंकि डॉक्टर्स को पता होता है कितना प्रेशर दे सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दे दिया, जरूरत से ज़्यादा दे दिया, तब दिक्कत आती है, अदरवाइज उसमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें आ सकती है। लेकिन सीजेरियन में तो वो चांसेस भी नहीं होते, क्योंकि वहाँ तो बच्चा जैसे ही जिस पोजीशन में भी है उसको वहीं से लिफ्ट किया जाता है, स्टमक को कट किया और बच्चे को लिफ्ट कर दिया, तो लिफ्ट करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी प्रकार की, तो वहाँ कोई चांसेस नहीं है ब्रेन डैमेज होने की। इट इज़ वेरी मच क्लियर। और कोई क्वेश्चन? नो नो। और किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना हो, यहाँ तक जितना भी हमने किया है अभी तक, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो या कुछ क्वारीज होती हैं, अपने खुद के दिमाग में कोई चीज़ आ जाती है? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी पीरियड में हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्पेशली जैसे मैंने आपको बताया था, एक्सीडेंट से बच्चे को बचाना, बच्चा गिर नहीं जाए, बच्चे के ब्रेन पे चोट नहीं लग जाए, उन चीज़ों से उसको बचाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा इन्फेंसी मैंने आपको बताया था कि मदर का फिजिकल टच, ये बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। फिजिकल टच मतलब बच्चा एक बॉडीली कांटेक्ट में रहे मदर के साथ, ये उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा, एक्सक्यूज मी सर, सर कई बार ऐसे मिसहैपनिंग हो जाते हैं कि मदर की डेथ हो जाती है, तो फिर अगर उसे वो मदर का फिजिकल टच ना मिले तो भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है मेंटल रिटार्डेशन रिगार्डिंग? नहीं बेटा, रिटार्डेशन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें, रिटार्डेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। लेकिन ये क्या है कि बच्चे को, देखिए बच्चे को तुम पता नहीं होता मदर कौन है उसकी, एक्स है, वाई है कि जेड है, समझ गए? बच्चे को किसी भी लेडी का अगर इमोशनल टच मिल जाता है छोटे बच्चे को, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मदर का नहीं मिल गया, किसी और का मिल गया, चाची का, ताई का, किसी का भी, ठीक है ना, तो भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सपोज मदर रहते हुए भी कई बार बच्चों को नेग्लेक्ट कर देती है, मदर जिंदा है, सब कुछ है, ठीक ठाक है, फिर भी किसी लेडी को बच्चे अच्छे नहीं लगते, या उनका परेशान करना अच्छा नहीं लगता, या उनको लगता है कि हमारी फ्रीडम में बाधा उत्पन्न हो रही है, उनको लगता है हमारे रिस्ट्रिक्शंस पैदा हो गए जब से पैदा हुआ है, तो उनको मुसीबत लगने लग जाती है। पहले की तरह घूमना फिरना, पहले की तरह एंजॉय करना, पहले की तरह जो लाइफ थी वो चेंज हो जाती है, क्योंकि बच्चा आने के बाद लेडी की लाइफ में बहुत फर्क आ जाता है, ठीक है?
तो कभी कभी लेडी उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती या उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाती। ऐसे में वो बच्चे को इग्नोर करने लग जाती है, ठीक है। तो उसका हार्मफुल इफेक्ट होता है। हार्मफुल इफेक्ट किस सेंस में होगा? बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। रिटार्डेशन में कोई फर्क नहीं आता है, रिटार्डेशन नहीं होती किसी भी किस्म की इन चीज़ों से, ठीक है। रिटार्डेशन के तो कारण मैंने आपको बताए थे, वही है बस। ये इमोशनल फैक्टर या कांटेक्ट, बॉडीली कांटेक्ट, ये चीज़ें रिटार्डेशन पैदा नहीं करती हैं, लेकिन इनसे जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है बच्चे का, वो अफेक्ट हो जाता है। तो अगर उसका एक साउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम चाहते हैं, अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मदर का कांटेक्ट उसको मिले, मदर का उसको ब्रेस्ट फीड मिले, मदर के कांटेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रहे, एक्सीडेंट से बचे इन्फेंसी पीरियड में। और तीसरा मैंने आपको बताया था कि उसके साथ कम्युनिकेशन, कांटेक्ट और लोगों के भी कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन उसका जितना ज़्यादा होगा, जितने लोगों के साथ जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, उतना ही बेटर उसका डेवलपमेंट होगा। अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले की बात है, एक केस आया था मेरे पास काउंसलिंग के लिए। तो वो बच्चा डॉक्टर्स को नहीं मिली, फिर किसी ने उनको सलाह दी भी साइकोलॉजिस्ट से मिलो, तो दे केम टू मी फॉर काउंसलिंग। तो वहाँ पे जो बात निकल के आई, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। यस सर। और बीच में कॉल आ गई, तो मैं ये बता रहा था कि क्या बता रहा था सर वो केस बता रहे थे आपके, एक बच्चा था। हाँ यस। तो काउंसलिंग के लिए जो बच्चा आया था, उनके पेरेंट्स आए थे रादर, तो उनकी ये दिक्कत थी कि उसकी स्पीच डिलेड हो गई। अब जब केस हिस्ट्री देखी, बाकी चीज़ें देखी, तो 2-3 चीज़ें, सबसे जो इम्पोर्टेंट मैटर वो था मदर का नेचर। मदर का नेचर इस टाइप का था कि वो बड़ी क्वाइट रहती, काम से काम, मतलब इंटरेक्टिव नहीं थी, कम इंटरेक्टिव। हस्बैंड से भी कम ही बोलती थी। कुछ लोगों का नेचर ही होता है ना कम बोलना, ज़रूरत की बात करी, बात खत्म। तो ज़्यादा इंटरेक्ट करना हो। फिर वो बिजी थी, बिजी इन द सेंस अपने करियर के लिए काम कर रही थी, अपने उसकी क्या कहते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, उसमें बिजी। हस्बैंड उनके अच्छी जॉब में थे, गुड जॉब, क्लास 1 ऑफिसर थे, ठीक है। तो वो भी चाहते हैं कि लेडी भी चाहती है मैं भी अपना करियर बनाऊं, तो वो अपने करियर बनाने में बिजी थी, साथ साथ नेचर ही ऐसा था कम। तो बच्चे के साथ, अच्छा घर में 3 ही लोग थे, हस्बैंड, वाइफ और बच्चा, न्यूक्लियर फैमिली थी, ठीक है। तो बच्चे को इंटरेक्ट करने का मौका ही नहीं मिला, कम से कम इंटरेक्शन हुआ। उठे, खाए, उसको खिलाए पिलाएं और सो जाए। तो खाना पीना और सोना 3 ही काम थे उसके ज़िंदगी में, इंटरेक्शन बहुत कम था। इस वजह से उसका बोलना डिलेड हो गया, ठीक है। उनको कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस दिए, उनको समझाया गया। अच्छा बाहर कम लेके जाना बच्चे को, क्योंकि टाइम नहीं था किसी के पास, हस्बैंड लेट आता था रात को, तो उसके बाद कहीं जाने का टाइम नहीं बचता, और कहीं जाते नहीं थे, छोटा बच्चा है कहाँ लेकर जाए, छोड़ो। तो इस वजह से बाहर भी जाना कम था, अपने अपने काम में बिजी थे दोनों, हस्बैंड वाइफ। तो बच्चे के साथ इंटरेक्ट करने का टाइम नहीं मिलता, इंटरेक्ट करने का नेचर भी नहीं था, ठीक है। हस्बैंड का भी कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था, तो इस वजह से बच्चे की स्पीच डिलेड हो गई। अब देखिए, कोई फिजिकल प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, उसकी टंग या उसका वोकल सिस्टम, वोकल कॉर्ड सब ओके था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। सिर्फ इस वजह से उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिला डेवलप करने का, इसीलिए वो स्किल उसकी डेवलप नहीं हो पाई। फिर जैसे उनको बताया गया, अच्छे पेरेंट्स थे तो उन्होंने सारी चीज़ फॉलो करी, जो जो उनको बताएगी सब चीज़ उन्होंने फॉलो करी, एंड विद इन 2 मंथ्स उस बच्चे में डिफरेंस आ गया। सिंगल वर्ड्स बोलने लगा, फिर वर्ड्स बोलने लगा, इस टाइप से उसमें फ़र्क आने लग गया। फिर उसको स्कूल में एडमिट करा दिया, प्री प्राइमरी स्कूल में एडमिट करा दिया, तो उसमें और ज़्यादा चेंजेस आए।
कि उसको एक माहौल मिल गया, बच्चे मिल गए, एक एनवायरनमेंट मिल गया उसको, तो उसकी जो वर्बल प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। समझ रहे हैं आप? तो बहुत ज़रूरी है इंटरेक्शन। तो पेरेंट का बच्चे के साथ इंटरेक्शन या फैमिली मेंबर्स का बच्चे के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। और फोर्थ मैंने आपको बताया था स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो है उसका वो स्टिमुलेटिंग होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब नीरस नहीं होना चाहिए। इसीलिए बच्चों के खिलौने भी अट्रैक्टिव कलर्स में होते हैं, मल्टीपल कलर्स में होते हैं, सिंगल कलर में नहीं मिलते आपको बच्चों के खिलौने, और बड़े चार्मिंग कलर होते हैं, बड़े मतलब आई कैचिंग कलर होते हैं, ब्राइट कलर्स जिसको बोलते हैं आप, ब्राइट ऑरेंज, ब्राइट ग्रीन, ब्राइट, समझ रहे हैं? तो ब्राइट कलर्स होते हैं इस टाइप के, तो आई कैचिंग होते हैं, वो एकदम ध्यान जाता है बच्चे का उनकी तरफ। क्लियर? तो इस टाइप का एनवायरनमेंट बच्चे को चाहिए होता है इन्फेंसी। ये तो हो गया इन्फेंसी के। उसके बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड के। जो स्टार्टिंग के 5 साल है बच्चे के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो इन 5 साल में बच्चे के सभी स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए। और ये 5 साल वो हैं जब हम सोचते हैं कि बच्चे पे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, किसी भी स्कूल में डाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा स्कूल होना चाहिए। अच्छा स्कूल किसको कहेंगे आप? अच्छा स्कूल वो नहीं होता जिसकी बिल्डिंग बड़ी हो। अच्छा स्कूल वो नहीं होता जहाँ बच्चे पे अटेंशन ना पे किया जाए, ठीक है? बड़ी बिल्डिंग हो, बहुत सारे बच्चे हों और आपके बच्चे को अटेंशन ही पे ना कर पाए स्कूल अथॉरिटी, वो अच्छा स्कूल नहीं होता। अच्छा स्कूल वो है जहाँ पे बच्चे के ऊपर अटेंशन पे हो, नंबर 1। दूसरा, बच्चे को मौका मिले हर एक चीज में पार्टिसिपेट करने, मौका, अपॉर्चुनिटी, ये बहुत जरूरी है। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की अपॉर्चुनिटीज बच्चे को दी जा सकती है। तो स्कूल ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हर चीज सेलिब्रेट होती हो, हर एक एक्टिविटीज होती हो, हर एक फंक्शन, हर एक फेस्टिवल, सब कुछ वहाँ सेलिब्रेट होता हो। और सेलिब्रेशन के साथ साथ हर एक बच्चे को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता हो, ये बहुत ही। सेलिब्रेशन तो बहुत होते हैं स्कूल्स में, लेकिन बड़े स्कूल्स की प्रॉब्लम क्या होती है, हर एक बच्चे को मौका दे नहीं सकते क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। और इतनी सारी स्ट्रेंथ है तो सब बच्चे को कैसे पार्टिसिपेशन का मौका दें? नहीं दे पाते। तो वो क्या करते हैं, दे चूज द बेस्ट। बेस्ट हर एक क्लास में 2-3 बच्चे बेस्ट होते हैं, सारे बच्चे तो बेस्ट होते नहीं, 2-3 बच्चे बेस्ट होते हैं। तो हर जगह उन 2-3 बच्चों का ही नंबर आता रहता है। कोई भी कंपटीशन होगा उन्हीं बच्चों का नंबर आएगा। अगर उनको अवॉइड करते हैं तो भी दिक्कत है, क्योंकि अच्छे बच्चों को अपॉर्चुनिटी से दूर रखना ये भी गलत है, और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटी न देना ये भी गलत है। तो स्कूल ऐसा होना चाहिए जहाँ पे एक रीजनेबल स्ट्रेंथ हो और पार्टिसिपेशन सभी बच्चों का होता हो और सारी चीज़ें सेलिब्रेट होती हो। इस प्रकार का अगर एनवायरनमेंट है स्कूल का तो वो बच्चे के लिए बेस्ट होगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है स्कूल्स के लिए या स्कूल चूज करते समय जो ध्यान रखना चाहिए हमें कि पेरेंट टीचर इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक रूटीन इंटरवल्स पे होना चाहिए और शॉर्ट इंटरवल्स पे होना चाहिए। किसी किसी स्कूल में ऐसा होता है कि 6-6 महीने में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, दैट हैज़ नो मीनिंग। ठीक है, कम से कम महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार PTM होना चाहिए, पेरेंट टीचर मीटिंग होनी चाहिए। और मीटिंग का एम ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट दे दी और उसकी शिकायत कर दी, ताकि पेरेंट उसमें सुधार करें, या किस सब्जेक्ट में वो कमज़ोर है वो पेरेंट को बता दिया ताकि पेरेंट उस पर मेहनत करें उस सब्जेक्ट पे और टीचर्स का रिजल्ट ठीक आ जाए। ऐसा पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होनी चाहिए। पेरेंट टीचर मीटिंग का मकसद होता है कि बच्चे के बेटरमेंट के लिए दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं इस पर विचार करें। टीचर क्या रोल प्ले करेगी और पेरेंट क्या रोल प्ले करेगी, कोई उनको बताने वाला होना चाहिए कि पेरेंट का क्या रोल है, टीचर का क्या रोल है, कैसे दोनों मिलकर उस बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर मदद हेल्प कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चे को समझें पहले।
इसके लिए टाइम डिवोट करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें टीचर को समझ में नहीं आ सकती बच्चे के बारे में। क्यों? क्योंकि बच्चा स्कूल में अलग प्रकार से बिहेव करता है और घर में अलग प्रकार से behave करता है। ठीक है ना? और बहुत सारी चीज़ें पेरेंट को भी समझ नहीं आती, क्योंकि जो घर में वो बिहेव करता है उससे बिल्कुल डिफरेंट वो स्कूल में बिहेव करता है। तो दोनों अगर आपस में इंटरेक्ट करेंगे, टीचर और पेरेंट, तब एक दूसरे को समझ पाएंगे, समझा पाएंगे और बच्चे को भी अच्छी तरह समझ पाएंगे कि बच्चा क्या चाहता है, किस प्रकार से उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है तो किस प्रकार से उसमें लाए जा सकते हैं और कौन कौन से एरियाज में चेंजेस रिक्वायर्ड है। तो ये दोनों मिलजुल कर अगर उसके लिए डिसाइड करते हैं और दोनों मिलजुल के उस पर काम करते हैं, तभी पेरेंट टीचर मीटिंग का फायदा है, अदरवाइज नहीं। इसके ऊपर भी स्कूल्स बहुत कम ध्यान देते हैं। फिर स्कूल्स में बच्चों को कई प्रकार की प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं, लर्निंग से रिलेटेड, स्कूल एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एडजस्टमेंट से रिलेटेड, कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो डेवलप हो जाती है बच्चों में। तो इन सब को भी टाइम टू टाइम हैंडल करना चाहिए। अगर किसी बच्चे में किसी प्रकार की ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो उनको साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, काउंसलर को कंसल्ट करना चाहिए। काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट ही मदद कर सकते हैं ऐसी सिचुएशंस में। यहाँ पे उनका रोल बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है और पेरेंट को और टीचर को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्लियर? तो ये है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। तो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में हमें बच्चे को एक एप्रोप्रिएट स्कूल उसके लिए चूज करना चाहिए। घर में उसको एनवायरनमेंट अच्छा देना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार क्या अक्सर ही देखते रहते हैं हम तो अपनी फैमिलीज में, ठीक है ना, कि पेरेंट्स की तू मैं होती रहती है घर में, और पेरेंट की जो तू मैं है ये बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर असर डालती है। बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है इन चीज़ों का। तो पेरेंट्स को कभी बच्चों के सामने लड़ना नहीं चाहिए। पेरेंट कई बार ये गलत फहमी में होते हैं कि बच्चा तो छोटा है, उसको क्या पता क्या हो रहा है। बच्चे को सब पता होता है। वो अलग बात है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता या बता नहीं पाता या बताने की जरूरत नहीं होती, वॉट एवर इट इज, लेकिन वो फील सब करता है। अगर मदर का मूड खराब है तो बच्चे को पता चल जाता है। मदर फादर के रिलेशनशिप टेंस्ड चल रहे हैं तो बच्चे को पता चलता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का बच्चे के ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बच्चों को कभी अपने झगड़े के बीच में नहीं लाना चाहिए। ये बात पेरेंट्स को समझ में नहीं आती कई बार, क्योंकि बच्चा ही मुद्दा बन जाता है कई बार। कि जैसे वाइफ को कई बार कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं तो कब का छोड़ के चली जाती तुमको, ये बच्चे के कारण रुकी हुई। ठीक है ना, तो मतलब फादर भी कह देते हैं मैं बच्चों के कारण ही तुम्हें टॉलरेट कर रहा हूँ। बच्चे 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 बीच में एक फोकस हो जाते हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। इससे बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर असर पड़ता है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये पता चल सके कि बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर, चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही चाइल्ड डेवलपमेंट है, तो वी शुड नो द प्रैक्टिकल थिंग्स कि प्रैक्टिकली रियल लाइफ में चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। दैट शुड बी आवर मोटिव। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन ये बहुत मतलब एक नेगेटिव या पॉजिटिव असर डाल सकते हैं बच्चे के डेवलपमेंट के। तो एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट घर का हो, इसके लिए काम करना चाहिए मदर फादर दोनों को। एक अच्छा एनवायरनमेंट हम बच्चे को दे सकें, क्योंकि देखिए हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, हमारे पास कोई बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ तो होती नहीं बच्चों को देने के लिए, तो बच्चे को हम क्या दे सकते हैं? बच्चे को हम अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, वो हमें देनी चाहिए। बच्चों को एक अच्छा रियरिंग दे सकते हैं, वो हमें देना चाहिए, और एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं तो ताकि उनकी रियरिंग अच्छी तरह हो, वो हमें देना चाहिए। ये चीज़ें हमें उन्हें प्रोवाइड ज़रूर करनी चाहिए। सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये तो देती ही है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बच्चे की लाइफ में। कभी कभी हमें लगता है कि बच्चा, जैसे कि घर में एक बच्चा है और दो अडल्ट हैं, फादर मदर।
अब वो दो अडल्ट की जो बातें होती हैं वो बच्चों जैसी नहीं होती, तो बच्चा उन बातों को न तो एंजॉय कर सकता न रिलीज कर सकता, वो सेग्रीगेट हो जाता है एक किस्म से। तो बच्चे के साथ बच्चे जैसी बात होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये चीज़ें दिक्कत नहीं देती थी, क्यों? क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, और जॉइंट फैमिली में कई बच्चे घर में घूमते रहते थे, कई अडल्ट्स होते थे, ठीक है, किसी ने डांट दिया, किसी ने मना लिया, किसी ने गंदा बोल दिया, किसी ने अच्छा बोल दिया, किसी से मार खा ली, किसी को मार दिया, बराबर हो गया हिसाब। लेकिन यहाँ पे सपोज उससे कुछ गलती हो गई और मम्मी ने उसको चाटा मार दिया, उसको तो कुछ करने वाला तो कोई भी नहीं है। सपोज उसको गुस्सा आ रहा है मम्मी पे, अपना गुस्सा भी किसी पे नहीं उतार सकता। घर में 3-4 बच्चे हों तो अपना गुस्सा किसी और पे उतार दिया, उसने किसी और पे उतार दिया, यूं ही चेंज किया, और सब हेल्थी रहते हैं, किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं होती थी पहले। क्यों? क्योंकि एक काउंसलिंग का काम घर में ही हो जाता था, एक साइकोथेरेपी घर में ही हो जाती थी फुल फ्लेज्ड वे में। क्यों? क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जहाँ मिलती थी ये सब चीज़ें निकालने की। आपका अग्रेशन है, अग्रेशन आपके अंदर ही रहेगा तो क्या होगा? आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अग्रेशन निकलना चाहिए। इमोशंस है, इमोशंस एक्सप्रेस होने चाहिए। तो इमोशंस एक्सप्रेस कब होंगे? जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चा अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो बच्चा अपनी फीलिंग्स को बच्चों में एक्सप्रेस कर सकता है, बड़ों में नहीं एक्सप्रेस कर सकता। जैसे बड़े अपने फीलिंग्स बच्चों के साथ नहीं एक्सप्रेस कर सकते, वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल हो जाता है उनकी रियरिंग। उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए कि बच्चे को भी कंपनी दे सके, बच्चे को एक एप्रोप्रिएट कंपनी मिल सके। बच्चे के साथ बच्चा होना पड़ता है, तो पेरेंट्स को बच्चा होना पड़ेगा बच्चे के साथ, तभी उसको सही एनवायरनमेंट को दे पाएंगे, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट उसको दे पाएंगे। कभी कभी हमें लगता है कि जो चीज़ें हमें लाइफ में नहीं मिली वो हम सब बच्चों को दे दें तो वी आर द बेस्ट पेरेंट्स। ऐसा भी नहीं है। जो फैसिलिटीज आपको लाइफ में नहीं मिली, जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आपके लाइफ में नहीं मिली, आपने बड़े होकर सोचा कि ये मेरे साथ बचपन में मुझे नहीं मिला, स्केर्सिटी रही मेरी लाइफ में, ये मैं अपने बच्चों को दे दूंगा तो आई वुड बिकम द बेस्ट फादर और बेस्ट मदर। ऐसा नहीं होता। बच्चे को प्यार चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, एक इमोशनल टच चाहिए, दैट्स ऑल। ये चाहिए, टाइम चाहिए उसको। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये दे दिया बच्चे को तो सब कुछ दे दिया। और बहुत इंपॉर्टेंट एक बात और रह गई, बच्चे को समझो, बच्चे को समझने वाला होना चाहिए पेरेंट। हम क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स थोपते हैं बच्चों पे, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझना चाहते हैं। हम कहते हैं लिसन टू मी, ऐसे करना है तुम्हें, दैट्स ऑल। आगे हम जानना ही नहीं चाहते वो क्या कहना चाहते हैं। ये जो अथॉरिटेटिव एटीट्यूड है हमारा, ये नुकसानदायक होता है कई बार। तो बच्चों के साथ एक फ्रेंडली एटीट्यूड आपको अडॉप्ट करना चाहिए। बच्चे के साथ बच्चा बन के रहेंगे आप तो बच्चा आपका दोस्त बनेगा, दोस्त बनेगा तो आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करेगा, सारी चीज़ें शेयर करेगा तो प्रॉब्लम्स होने से बच जाएगा। और वो शेयर नहीं करेगा आपके साथ तो प्रॉब्लम होने की संभावनाएं उसकी ज़्यादा हो जाती है। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट। स्कूल मैंने आपको बता दिया, स्कूल चूज करना आपको बता दिया, पेरेंट्स का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए बच्चे के लिए ये मैंने आपको बता दिया। मदर का रोल सबसे ज़्यादा होता है चाइल्ड रेयरिंग में, ये मैंने आपको बता दिया। आजकल क्या है कि मदर फादर दोनों वर्किंग होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, जॉब भी नहीं छोड़ी जाती, छोड़नी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो अगर अर्निंग सोर्स होगा तो आप बच्चे को अच्छी लाइफ दे पाएंगे, अपने आप का स्टैंडर्ड आप मेंटेन कर पाएंगे और एक डिग्निटी के साथ आप जी पाएंगे। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। पहले ये था कि फीमेल जॉब नहीं करती हैं तो मेल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आपकी कदर की जाती है, आपके थॉट्स की कदर की जाती है, आपके फीलिंग्स की कदर की जाती है। ये भी देखा गया है समाज में, जो आदमी नहीं कमाता उसके थॉट्स, उसके फीलिंग्स की कोई कदर नहीं करता या बहुत कम कदर होती है। तो जॉब भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, छोड़ी भी नहीं जा सकती। लेकिन फिर वही बात,
अगर जॉब भी करनी है और बच्चा भी संभालना है तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल्स पे ही आती है, क्योंकि मेल्स आज भी अपनी सोसाइटी में डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, जो कि गलत है, अच्छी बात नहीं है, इट्स अ ड्रॉबैक ऑफ द सोसाइटी, लेकिन है, दिमाग में है लोग, काम करने के तरीके में है लोग, फैमिलीज में है लोग, ठीक है ना। दोनों नौकरी करके आ रहे हैं, दोनों इक्वल कमा रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन घर में आके इक्वल काम नहीं करते। दोनों इक्वल कमा रहे हैं, दोनों के वर्किंग आवर्स इक्वल है, तो घर में आके भी दोनों को इक्वल ही काम करना चाहिए, दोनों को खाना बनाना चाहिए, या दोनों को बच्चा संभालना चाहिए, या दोनों को सारे काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। वही बात है, फिर आगे ही होता है कि ये तो लेडीज़ का काम है, खाना बनाना लेडीज़ का काम है, बच्चा संभालना लेडीज़ का काम है। हालांकि अब बहुत फर्क हो गया है एटीट्यूड में, मेल्स भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं आजकल, काफ़ी हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी फ़र्क है, पूरा इक्वल अभी भी नहीं हुआ और होना मुश्किल है अपने समाज में। तो यहाँ पे फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा, उसको अपने आप को और ज़्यादा बर्डन करना, और इसीलिए आपने देखा होगा फीमेल्स में कुछ एक पर्टिकुलर एज के बाद अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स डेवलप होने लग जाती हैं, फिजिकल इलनेसेस डेवलप होने लग जाती हैं, एक मतलब क्रॉनिक डिजीज़ पैदा होने लग जाती है, कोई डायबिटिक हो जाता है, कोई हाइपरटेंसिव हो जाता है, क्योंकि लगातार स्ट्रेस में रहने की वजह से वो प्रॉपर सो नहीं पाते, नींद पूरी नहीं होती, काम काम काम, ऑफिस का भी काम, घर का भी काम, ऑफिस की भी टेंशन, घर की भी टेंशन, ठीक है, और ऊपर से लड़ाई झगड़े, तो ये सारी चीज़ें एक ऐसा एनवायरनमेंट लंबे समय तक क्रिएट कर देती है जो कि फिजिकल हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर असर डालती हैं फीमेल्स को, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर एज के बाद फीमेल बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और उस वजह से हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस के कारण नेचर चेंज हो जाता है, और उसमें भी उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बर्डन फीमेल के ऊपर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फीमेल पे ज़्यादा होती है अपने सोसाइटी में एज कम्पेयर टू मेल। और जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी बच्चे को, तो ब्लेम भी फीमेल को ही ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू मेल। तो भाग्य अपने सोसाइटी का, लेकिन है, फीमेल को कहते हैं तुमने ध्यान नहीं रखा, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, हर कोई उसकी तरफ फिंगर उठाता है, लेकिन कोई ये नहीं देखता है कि उसने क्या क्या किया, कितना और कर सकती है बेचारी, ये कोई नहीं सोचता, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम हो जाता है चाइल्ड रेयरिंग अपने आप, ठीक है। ये था हमारा अर्ली चाइल्ड, कल हम देखेंगे लेट चाइल्ड। कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी को? सर जेनेटिक प्रॉब्लम भी तो चाइल्ड डेवलपमेंट में वो कर सकती है ना इफेक्ट? कौन सी प्रॉब्लम बेटा? जेनेटिक प्रॉब्लम अगर किसी पेरेंट्स में पहले से, हाँ, इन सबको लेंगे बेटा, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, साइकोलॉजिकल भी होते हैं, सोशल भी होते हैं। बायोलॉजिकल में जेनेटिक्स भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इन सबको, हाँ, इन सबको डिटेल में बात में लेंगे। अभी तो मैं सिर्फ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आपको बता रहा हूँ कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं और कितने इंपॉर्टेंट है। अब पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, इनको भी डिटेल में लेंगे सबको दोबारा, ठीक है। अब तो एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, ताकि आप जब क्लास में आते हैं 25 तारीख से, तो आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो, आपको पता हो कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, एक बैकग्राउंड होता है, तो आपको समझने में ईजी रहेगा आगे। क्लियर? सर कब से स्टार्ट है ऑफलाइन क्लासेस? 25th। ओके सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? सर मंडे से नहीं है क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट? 25th का क्या है बेटा? सर 18 से बोल रहे थे सर, मतलब 18 मंडे से सुना था मैंने शायद। नहीं बेटा, 25th से होगा, 25th का भी मंडे है, कंफ्यूज होगा, जो ऑर्डर्स आ रखे हैं 25th, 23rd तक ऑनलाइन होगी बेटा, 24th का संडे है, 25th से मंडे से, नेक्स्ट मंडे, मतलब दिस मंडे नहीं, नेक्स्ट मंडे, एक हफ्ते के बाद, ठीक है, मंडे से स्टार्ट होगा। सर टाइमिंग्स सेम ही रहेगी ना, जो जिस टाइम आप अभी क्लास ले रहे हो वही आपकी ऑफलाइन क्लास? बिल्कुल सेम टाइम टेबल होगा, रूम नंबर होगा आपका,